हेलो एवरीवन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट। बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर हम इसकी अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य, यानी कि ये हमारा थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर में मेन क्या क्या टॉपिक्स हमारे इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इसके हम मीनिंग डेफिनेशंस बिज़नेस की, फिर मैनेजमेंट क्या है, बिज़नेस मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, इसकी क्या नीड है, फीचर्स, इसके नेचर्स, इसका मोटिव क्या है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, कितने स्तर पर, कितने स्टेप्स पर ये वर्क करता है, इसकी क्या क्या लिमिट्स हैं, और लास्ट में इसका स्कोप कितना है। इन सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, बिज़नेस मैनेजमेंट 2 वर्ड्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। पहला वर्ड आपका बिज़नेस है और दूसरा मैनेजमेंट। तो बेसिकली बिज़नेस मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें बिज़नेस और मैनेजमेंट दोनों को अलग अलग समझना होगा। तो पहले हम अपने व्यवसाय के टॉपिक पर आते हैं कि बिज़नेस होता क्या है। नॉर्मली लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्क जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बिज़नेस कहलाएगा। तो बेसिकली क्या है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला काम हमारा बिज़नेस के अंतर्गत आएगा। बट क्या हम उससे सच में बिज़नेस कह सकते हैं? स्टीफेंस ने तो लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को ही बिज़नेस बोला है। बट बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें हमें लाभ तो होता है लेकिन वो लीगल नहीं होते, जैसे हमारी चोरी डकैती। क्या ये बिज़नेस कहलाएंगे? प्रॉफिट तो हमें इसमें भी होता है लेकिन हम इसको बिज़नेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये मानव हित के लिए किया जाने वाला काम नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी काम जो लाभ कमाने के लिए किया जाए वो बिज़नेस हो। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बिज़नेस लाभ कमाने के लिए हो लेकिन मानवीय क्रिया उसमें सम्मिलित की जानी चाहिए, यानी कि वो लीगल पर्पस से किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना ना हो। तो प्रोफेसर LH हैनी केवल उसी मानवीय क्रिया को शामिल करते हैं जो वस्तु के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी कि आपने गुड्स को परचेज और सेल करना है तो क्या करेंगे आप? पहले उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको परचेज और सेल करेंगे। ठीक। तो हैनी क्या कहते हैं कि कोई माल जिसका उत्पादन किया गया है और बाद में उसको खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो आपका व्यापार कहलाएगा। अब दूसरा टॉपिक ये आता है, क्या केवल उन्हीं चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जाएगा जिनका प्रोडक्शन किया जाएगा? नहीं। तो पीटरसन और प्लाउमैन इस बारे में कहते हैं कि जो बिज़नेस है वो बहुत ह्यूज वे में वर्क करता है, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा या किसी भी मुद्रा का अगर हम एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट के लिए तो वो भी हमारा बिज़नेस के अंतर्गत आएगा। यानी कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपने उस माल का प्रोडक्शन ही किया हो। ठीक है, आप उसको सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में क्या सर्विसेज लेने आप जाते हैं, वो भी आपका किसके अंदर आएगा? बिज़नेस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पीटरसन ने ये भी बताया कि वस्तु और सेवाओं के विनिमय को व्यवसाय तो बोला जाता है लेकिन इतना भी ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। रियली हम ये बोल सकते हैं कि बिज़नेस में एक्सचेंज और बिज़नेस दोनों भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो थर्ड गॉटफ्राइड को हम देखते हैं कि गॉटफ्राइड क्या बोलते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और आर्थिक पक्ष से संबंधित जितने भी क्रियाएं की जाएंगी वो सारी व्यवसाय के अंतर्गत आएंगी। मतलब कि हम प्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हम वस्तु को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सारी हमारी किसके अंतर्गत आएगी? बिज़नेस के अंतर्गत आएगी। तो बेसिकली हमने इसमें 3 विचारधाराएं पढ़ी कि प्रोफेसर LH हैनी क्या बोलते हैं कि कोई भी काम जो आपने प्रोडक्शन किया हो फिर उसको आप सेल कर रहे हो तो वो आपका बिज़नेस कहलाएगा। बट पीटरसन और प्लाउमैन कहते हैं कि इसके अंतर्गत आपकी सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, यानी कि आपका प्रोडक्शन, सेल और परचेज और सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। लेकिन फिर गॉटफ्राइड ये बोलते हैं कि आपका प्रोडक्शन और एक्सचेंज तो ठीक है लेकिन बट ये ध्यान रखें वो आपका इकोनॉमिक यानी कि मुद्रा से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि कोई भी बिज़नेस एक ऐसी संस्था या फर्म है जो अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी को क्या कराती है? सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गुड्स प्रोवाइड कराती है और फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करती है। तो बिज़नेस का जो पूरा प्रोसेस है वो ये आता है कि वर्क किसके लिए करेगी? सोसाइटी के लिए वर्क करेगी
क्या प्रोवाइड कराएगी, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, और सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद भी उनकी फीडबैक लेगी और उसको ऑर्गेनाइज्ड करेगी। लेकिन लास्ट में अब जो हमने फर्म इसमें बताया है कि बिज़नेस को फर्म बोला है, ये आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों फर्म्स हो सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यवसाय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कहेंगे कि हाँ बिज़नेस है तो क्या क्या टर्म्स, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ये हमें उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिज़नेस एक मानवीय क्रिया है, मीन्स कि ह्यूमन के द्वारा ही इसको कंप्लीट किया जाता है, और ह्यूमन क्या करेगा, सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। दूसरी टर्म इसमें आती है कि बिज़नेस स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य है, यानी कि आप हर डिसीजन को लेने के लिए फ्री हो, आप किसी की सर्विस नहीं करोगे। अगर आप सर्विस कर रहे हो तो उसको बिज़नेस नहीं बोला जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि मानवीय क्रिया का आवर्ती होना, इट मीन्स जो भी आप कर रहे हैं उसकी रिपीटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किया और कल आप नहीं कर रहे हो, हर चीज़ की रिपीटेशन होनी चाहिए। आप प्रोडक्शन बनाए जा रहे हो, रिपीट किए जा रहे हो, सेल परचेज़ की भी रिपीटेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति को बेचते हो तो वो आपका बिज़नेस में नहीं आएगा। मीन्स आपको खरीदना है फिर बेचना है, वो आपका बिज़नेस के अंतर्गत इंक्लूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि कोई भी मानवीय क्रिया अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपका निजी हित होना चाहिए। आप कर रहे हो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रहे हो, ये नहीं कि आप जैसे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हो या फिर आप डोनेशन देते हो, उसमें तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है ना, तो वो आपका बिज़नेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बिज़नेस में जोखिम भी मेन एलिमेंट माना जाता है। अगर आपके बिज़नेस आप रिस्क नहीं उठाते तो वो आपका बिज़नेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करता है वो निजी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों संस्थाओं के माध्यम से की जाती हैं। तो ये सारी टर्म्स आपकी बिज़नेस में होनी ज़रूरी है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक ये मानवीय क्रिया है, मानव क्या करेगा, वस्तु और सेवाओं को प्रोवाइड कराएगा। किसी की सर्विस करना बिज़नेस नहीं मानी जाएगा, और आपकी बिज़नेस में रिपीटेशन का होना ज़रूरी है, बट रिपीटेशन आपकी निजी संपत्ति ना हो, यानी कि पहले आप माल खरीदें और उसके बाद बेचें, वो आपका बिज़नेस के अंतर्गत आएगा। बिज़नेस किसी की सेवा करना नहीं माना जाएगा, बल्कि उसमें आपको लाभ होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि अगर किसी व्यवसाय में जोखिम का तत्व नहीं है तो वो भी आपके व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। इतना हमने व्यवसाय के बारे में जाना। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि बिज़नेस वो सभी मानवीय और आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं को बनाने, उनको बेचने और बाद में उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा रेगुलरली किया जाता है। बिज़नेस के बारे में हमने जान लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट का जो मीन होता है, क्या कहा जा सकता है कि अगर हम अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से कराते हैं तो वो हमारा प्रबंध के अंतर्गत आता है, यानी कि कार्य कराने की कला, वो हमारी क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो छोटा या बड़ा, बिना मैनेजमेंट के किया ही नहीं जा सकता। तो पीटर एफ ड्रकर की एक डेफिनेशन है कि जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध है, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में मोशन चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, गति चाहते हैं, तो आप बिना प्रबंध के उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना ना तो प्रोडक्शन किया जा सकता है और ना ही कुछ हो सकता है। इसी विचारधारा पर, यानी कि पीटर एफ ड्रगर से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ओलिवर शेल्डन ने क्या कहा है कि प्रबंध जो है वो मस्तिष्क की तरह हम मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी फर्म जो एक बॉडी है उसको यूज़ किस तरह से करेंगे, उसको हैंडल किस तरह से करेंगे, वो काम केवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारा माइंड से होता है, उसी तरह किसी भी फर्म का कंट्रोल किससे होता है, मैनेजमेंट से किया जाता है। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे, हमारे 6 M होते हैं, 6 M जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे फर्स्ट मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मार्केट और मैनेजमेंट। इन 6 M में 6 M में सबसे ऊपर का जो प्लेस है, सबसे ऊपर का स्थान किसका है, प्रबंध का है। तो क्या कहा जा सकता है कि कोई भी फर्म हो, वो स्थापित हो गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, उस फर्म को चलाने में, उसको मैनेज किस तरह से किया जाए। तो मैनेजमेंट का मीनिंग हम समझ क्या सकते हैं,
तो देखिए नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट होता क्या है? जो हमारे मानवीय और भौतिक साधन हैं, चाहे हमारे नेचुरल हो, ह्यूमैनिटिकल हो, फिज़िकल हो, वो साधन हम किस तरह से यूज़ करें, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ हमें अपना गोल भी अचीव करना है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो प्रोसेस हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। एक बार इसको फिर से सुनिए कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको कुशलतम तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है? प्रबंध कहलाता है। अब व्यापार को चलाने के लिए हमारे उत्पादन के साधन में आप ध्यान रखेंगे हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली भूमि, दूसरी श्रम, तीसरा कच्चा माल, फोर्थ हमारी मशीन और लास्ट हमारी पूंजी। तो ये उत्पादन के साधनों को हमें इस तरह से यूज़ करना है कि एक तो इनका लॉस ना हो, और दूसरा हमारा मोटिव क्या है? हमारा लक्ष्य है वो भी हमको रिसीव हो जाए। क्योंकि अगर हम इन साधनों का सही से यूज़ नहीं करेंगे, या फिर इन साधन की हमारे पास कमी होगी, या फिर ये साधन हमारे पास काफ़ी सारे होंगे, कोई भी रीज़न हो, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने बिज़नेस को फेल ही मानेंगे। बल्कि आपको अपना बिज़नेस इस गोल को ध्यान में रखकर करना है कि जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है वो बिल्कुल योग्य हो, प्रशिक्षित हो, उसी के द्वारा अनुभव कर्मचारियों का चुनाव किया जाए, जितना भी कच्चा माल है, आपकी मशीन है, आपकी पूंजी है, उन सब का कुशलतम उपयोग किया जाए। तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन में अपने व्यापार की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवसाय के या उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग और समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। इट मीन्स आपके बिजनेस में गोल अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ही आपकी मैनेजमेंट कहलाएगी। अब हम इसके क्लियर मीनिंग को देख लेते हैं। देखिए, संकुचित मीन्स छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। यानी कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से काम लेना चाहते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति से काम लेने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाएगा? मैनेजर कहलाएगा। लेकिन आज के युग में जो प्रबंधक है वो केवल ये नहीं कि अगर हमने दूसरे व्यक्ति से काम ले लिया तो हम मैनेजर बन गए, नहीं, इसके साथ साथ हमें व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कराना भी है, तो वो आर्ट भी हमें आनी चाहिए। तो संकुचित अर्थ में आपने क्या पढ़ा कि दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला प्रबंध है। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, तो उसकी डेफिनेशन भी हमें विस्तृत अर्थों में देखनी पड़ेगी। तो विस्तृत अर्थ में प्रबंध को क्या कहा गया है कि प्रबंध जो वर्ड है वो न केवल व्यापार में अपितु हर तरह की क्रियाओं में जहाँ पर मानवीय श्रम का प्रयोग होता है किया जाता है। अब आप देखते हैं अपने आसपास कि बिजनेस भी कर रहे हैं, स्कूल्स भी हैं, अगर आप छोटा मोटा व्यवसाय भी कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? आपको काम करने के लिए उसकी पहले से एक फीडबैक बनानी पड़ेगी, वो भी आपकी किसके अंदर आएगी? मैनेजमेंट के अंदर आएगी। तो रियली हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के हर एरिया में, चाहे आपका बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, कॉलेज हो, फैमिली, इवन फैमिली में भी आपकी मैनेजमेंट की नीड होती है। एक आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप से होता है, कि जितने भी आपकी फर्म में या फिर कहीं भी किसी भी एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइज मनुष्य हैं, यानी कि संगठित मनुष्य हैं, और उनके साथ मिलकर काम करना आपका मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो इन ब्रीफ हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान दोनों है जो हमारी फर्म के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। और ये सामूहिक प्रयास आपके किसके द्वारा आते हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण से संबंधित रखता है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने 2 वर्ड्स में पढ़ी कि संकुचित अर्थ में बोला गया है कि दूसरे व्यक्ति से कार्य लेने की कला प्रबंध कहलाती है, और विस्तृत अर्थ में ये कहा गया है कि प्रबंध न केवल व्यापार में अपितु सभी प्रकार की क्रियाओं में जहाँ पर मानवीय श्रम का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएगा? आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। और ब्रीफ में हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान दोनों है जो संस्था के नॉर्मल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का सामूहिक प्रयासों से संबंधित होता है, लेकिन इसके द्वारा हमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण से भी संबंध रखना पड़ता है। मैनेजमेंट के अर्थ को जानने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशंस पर आते हैं। देखिए, डेफिनेशंस आपकी बुक में काफ़ी सारी दे रखी होंगी, कोई 2 डेफिनेशंस आप तैयार कर सकते हैं, बट जो मेन डेफिनेशन है वो जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग क्या है? प्रबंध एक बिल्कुल पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण,
क्रियान्वयन को सम्मिलित किया जाता है। और इसका काम किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तियों और साधनों के द्वारा। साधन हमारे क्या होते हैं? मशीन्स, मनी, इन साधनों के द्वारा किया जाता है। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? कि अपने फर्म के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करें। तो जॉर्ज आर टेली के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। एक इसमें कुंटोजो डोनल भी कहते हैं कि प्रबंध का काम अन्य व्यक्तियों के द्वारा और उनके साथ मिलकर काम करना है। ये हमारी क्या है? डेफिनेशंस हैं। इन सारी डेफिनेशंस को देखने के बाद आप इसमें हेनरी फ्योल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस आती भी एमसीक्यू में, कि प्रबंध क्या है? पूर्वानुमान लगाना, यानी कि पहले आप प्री प्लानिंग करेंगे, आप सोचेंगे, फिर उसके बाद योजना बनाएंगे, फिर आप प्लानिंग करेंगे, फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ आपकी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज, संगठन करेंगे। जैसे आपको मनी चाहिए तो पैसों का इंतज़ाम आपको करना होगा, आपको मैन चाहिए, कर्मचारी चाहिए तो उसका भी आपको इंतज़ाम करना होगा। संगठन के बाद जब आपने अपने रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद क्या है? आपको उन्हें डायरेक्ट करना है, निर्देश देना है कि कर्मचारी को इतना काम करना है और इतनी टाइम में करना है। और फिर निर्देश देने के बाद सभी कर्मचारियों में समन्वय, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पॉजिटिव वे में काम हो ही नहीं सकता। और फिर लास्ट में आपका कंट्रोलिंग। तो हेनरी फ्योल की डेफिनेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है क्या कि जो प्रबंध है वो क्रिएटिव और मोटिवेटिव दोनों तरह का काम करता है। और इन क्रिएटिव और मोटिवेटिव का काम क्या क्या है? कि पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर कोऑर्डिनेटिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, मोटिवेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसी के द्वारा हम हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट के बारे में समझ में आ गया। आज आपका वर्क ये है कि आप व्यवसाय का अर्थ, उसकी परिभाषा, मैनेजमेंट का अर्थ, उसकी परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देंगे।